अब माननीय मंत्री जी का जवाब। सम्मान्य उपसभापति महोदय, 2 दिन से चलने वाली इस चर्चा में सदन के सभी सदस्यों ने इस बिल के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करी, तो सबसे पहले तो मैं सब सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी संवेदनशील विषय पे अपनी इस प्रकार की सहमति व्यक्त करी है। लेकिन सबसे पहले विषय इसी से चर्चा से प्रारंभ होना चाहिए कि जब हम विकास की बात करते हैं और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे जन, जंगल और जमीन एक साथ है। दुनिया में जब हम कहीं भी जाते हैं, पर्यावरण की वार्ताओं में जाते हैं, तो हमारा हमेशा दुनिया के सभी देशों से ये कहना होता है कि हमारे जंगल बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, लाइफस्टाइल की दृष्टि से दुनिया के अन्य देशों से भिन्न है। और इसलिए भारत में जो वन हम जिसको कहते हैं, वो सांस्कृतिक महत्व के इसलिए भी हैं कि इस समय अभी 5 साल बाद जब यूएस में इंटरनेशनल फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, तो दुनिया ने भी इस बात को स्वीकार किया कि फॉरेस्ट पीस के लिए भी है, शांति के लिए भी है। और भारत ने अपना जो ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जंगल में हमारे उपनिषदों की, वेदों की रचना हुई, और इसलिए जो लंबे समय से हमारे लोग इस वन क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। मैं विषय को यहीं से प्रारंभ करूंगा। मनोज जी ने विषय उठाया और अभी संजय जी ने भी विषय उठाया। ये बात अलग है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा मनोज जी ने कल यूएस के रास्ते पे जाने को क्यों कहा। लेकिन हमने जब ये बिल बनाया, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, हमने कूनों में भी जो जिनको भी पुनर्स्थापित किया, मैं विस्थापित नहीं, हमने पुनर्स्थापित किया है। लेकिन जब पुनर्स्थापना का ये जो प्रोसेस चलता है, इसमें जो हमारी कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, इनके लिए हमने इस बिल में क्या प्रोविजन किया? इन सेक्शन 35 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, आफ्टर सबसेक्शन 3 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली सेक्शन 3B। हमने क्या इस बिल में प्रोविजन किया है? टिल सच टाइम as the right of the affected persons are finally settled under section 19 to 26A, both inclusive except clause C of subsection 2 of section 24, the state government shall make alternative arrangement required for making available fuel, fodder and other forest produce to the persons affected in terms of their right as per the state government record. But उससे पहले हमारा ये जो कहना है कि उनके जो स्थानीय, जो उनके फ्यूल, फॉडर, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उनके जो राइट्स हैं, वो तब तक पूरे माने जाएंगे जब तक कि उनका पूरी तरीके से पुनर्स्थापन ना हो जाए। ये इस बिल की संवेदनशीलता को दिखाता है। दूसरा, where a community reserve is declared on a private land under subsection 1 of section 36C of the Community Reserve Management Committee shall consist of the owner of the land, a representative of the State Forest or Wildlife Department under whose jurisdiction the community reserve is located, and also the representative of the panchayat concerned or the tribal communities as the case may be. तो हम जो पुनर्स्थापन चाहते हैं, हम सबके सहयोग से, सबके विकास से और सबको साथ लेकर चलते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं विशेष रूप से सदन की स्टैंडिंग कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और बिल जब भी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाता है, सेलेक्ट कमेटी के सामने जाता है, तो निश्चित रूप से कुछ सजेशन भी आते हैं, अच्छे इनपुट भी आते हैं, कमेटी का विजडम भी होता है, स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन भी होता है, और ये आवश्यक है। और जयराम जी की कमेटी में गया, जयराम जी ने 3 विषय हमें कहे। पहला, कैप्टिव एलिफेंट के लिए,
दूसरा उनका कहना था हमने स्टेट स्टैंडिंग कमेटी को एक्स्ट्रा पावर कर दी। और तीसरा जयराम जी का कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से सूची को इस बिल में लगाने को कहा था उस हिसाब से हमने सूची को नहीं लगाया। यहां पर बहुत बार हमारे सरकार के लिए और हमारे लिए ये कहा गया कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को ले रहे हैं। ये तो वाइल्ड लाइफ की पावर ही जब आई, जब 42nd अमेंडमेंट आपके समय में आया, आपने स्टेट की पावर लेके कॉन्करेंट लिस्ट में इसको लिया संवर्ती सूची में। नहीं प्लीज आपस में बात कर, प्लीज आप भी समझ लो। तो ये आवश्यकता होती है, हमारा संविधान गतिशील संविधान है। इसी सदन ने इसी सरकार के नेतृत्व में जीएसटी जैसा हिस्टोरिक लॉ बनाया जिसमें राज्य की विधानसभाएं और केंद्र की संसद ने अपनी पावर एक जीएसटी काउंसिल को दी और देश के फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव और फ्रेंडली जो संघवाद है उसमें परिवर्तित किया, सहकारिता को सहभागिता में परिवर्तित करके देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर हम राज्यों में ज्यादा पावर देना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? प्लीज आर्गुमेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ट्विस्ट नहीं कर रहा, मैं आर्गुमेंट का जवाब दे रहा हूं। एक मिनट प्लीज। देखिए, ईमानदारी से आप सुनिए जो मैंने कहा। मैंने कहा आज एक स्टेट बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ है, उनके कुछ अधिकार हैं, चीफ मिनिस्टर उस स्टेट बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं इस बिल से? वो स्टैंडिंग कमेटी होगी उस स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की, मिनिस्टर कंसर्न उसकी अध्यक्षता करेंगे और 10 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। सब अफसर होंगे, सब रबर स्टैंप होंगे। यही तो मेरी चिंता ये है। आप अधिकार नहीं छीन रहे हैं, आप स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कमजोर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं प्लीज मंत्री और अपने एक मंत्री को वहां बिठा रहे हैं। आपकी नहीं, स्टेट के मंत्री को बिठा रहे हैं। हमारा सुझाव यह था कि इस 10 सदस्यों वाले समिति में आप बाहर से 4 या 5 विशेषज्ञ लाए जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रहे, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल की एक समिति मत बनाइए। यही आर्गुमेंट था। गलत आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अधिकार छीन रहे हैं। माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, ये देश में कैसी राजनीतिक बहस हम खड़ा करना चाहते हैं? जब हम संसद को पढ़ते हैं और जब हम संसदीय परंपरा को पढ़ते हैं तो मंत्रिमंडल सामूहिकता के आधार पर काम करते हैं, मुख्यमंत्री तो उसका नेतृत्व करते हैं और देश की जनता उनको चुनती है। तो क्या आप देश की जनता में अविश्वास करते हैं? क्या उन्होंने, देश की जनता ने अपनी पूरी बुद्धि क्षमता का उपयोग करके अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करा, एक दल को सत्ता नहीं सौंपी? तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अगर किसी मंत्री की अध्यक्षता हो गई तो गलत हो गई क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, वो संविधान की ओथ ले रहा है, वो संसद की ओथ ले रहा है। ये किस तरीके से लोकतंत्र को हम देखना चाहते हैं? लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को चेयरमैन के काम करने का अधिकार है। हमने अधिकार में राज्यों को ज्यादा निर्णय लेने में सक्षम बनाया है जो संघवाद को मजबूत करता है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि हमने रिलीजियस के अलावा अदर पर्पस क्यों करा। आप ही को पता है कि सेक्शन 38 जो है इस बिल का, जो 72 में बना है, जिसको आप क्लेम करते हैं, हम कहते हैं अच्छा बिल है, 72 से बिल काम चल रहा है। 2004 में आपके सरकार के समय में रहते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रति आश्वासन भी दिया था। 1976 से हम उस संधि के सदस्य हैं। हम बार बार कहते रहे कि हम कस्टम एक्ट से, बाकी एक्ट से इसको रेगुलेट कर देंगे, हमने रेगुलेट नहीं किया। उन्होंने कहा आप इन सारे एक्ट की जगह सीधा एक एस्टेब्लिश सिस्टम लाइए। 2004 में, 2005 में आपने एश्योरेंस दिया, उसको पूरा करना एक परंपरागत चलती हुई सरकार का दायित्व है। उस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं और जब हम उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं तो उसी बिल में तो सेक्शन 38 में जू का लिखा हुआ है। तो अगर अदर रिलीजियस पर्पस नहीं ले जाएंगे और अगर हम उसमें अपने ही एक्ट में जो सेक्शन 38 में पावर हमने क्रिएट कर रखी है उसको भी अगर हम वो
प्रस्तुत नहीं करेंगे, उसका भी उस पर कोई अधिकार नहीं रखेंगे, तो हम कैसे देश में वन्य जीवों का संवर्धन करेंगे? और आप ही की रिकमेंडेशन इसमें कमेटी की है, जो हमने कहा कि जो स्पेशलाइज आपने जो उसमें रिकमेंड किया था, हमने कहा था क्योंकि आज के समय में कई स्पीशीज अलग हो रही है, हाथी के संबंध में नहीं, ये अन्य जीवों के संबंध में। पर जब सेक्शन 38 में ऑलरेडी जू रिकॉग्नाइज है, अथॉरिटी है, लेकिन इस सदन में मैं इस विषय पर यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि हम जो भी रूल मेकिंग का काम करेंगे, हाथियों के पूरे संरक्षण, संवर्धन और उनके पूरे तरीके से जो एक्ट के प्रोविजन है उसके अनुसार करेंगे, हम कहीं दाएं से बाएं नहीं। लेकिन ये पावर हमको रूल्स में इसलिए, ये एनेबलिंग लॉ, जैसे जैसे समय और परिस्थिति बदलती है। रिलीजियस तो आप लोगों ने, कमेटी ने रिकमेंड किया, हम इसका भी स्वागत करते हैं, और हम इसका भी आपका ही सेक्शन 38 में जू अथॉरिटी, तो हम बाकी सारे पर्पस बंद कर दें, बाकी सब छोड़ दें। तीसरा विषय, प्लीज मैं ये सूचित करना चाहता हूं, जो इस विषय को शुरू कराते समय विवेक तनखा जी ने करा था, उन्होंने कहा था कि थर्ड पार्टी कैसे इसमें कोई शिकायत कर सकती है, क्योंकि पड़ोसी को ज्यादा अच्छी तरीके से पता होता। मैं सूचित करना चाहता हूं कि अधिनियम में पहले से ही तीसरे पक्ष द्वारा शिकायत कराने का प्रावधान मौजूद है। वन्यजीव संरक्षण 1972 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत के समक्ष शिकायत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 55 के तहत शिकायत दर्ज कराने के इरादे से 60 दिनों का नोटिस देकर की जा सकती है। नई धारा जो 49M है वो भी इस संबंध में लागू रहेगी। मैं जो आपने विषय कल कहा था कि हम इसमें ESZ को क्यों नहीं लेकर आ गए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 1 किलोमीटर का जजमेंट है, उसके बारे में मैंने लगातार कहा है कि इस बारे में सरकार का संज्ञान है, सरकार इस मामले में रिव्यू में भी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले जजमेंट के द्वारा एक अथॉरिटी बनी थी, एक कार्रवाई बनी थी, एक प्रक्रिया बनी थी। उस प्रक्रिया के द्वारा इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। आज देश में 670 से ज़्यादा जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है, उसमें हम 470 का पूरा नोटिफिकेशन कर भी चुके हैं। लगभग ये संख्या का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उतनी संख्या है। लेकिन जहाँ तक बिल का संबंध है, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986, उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास जो इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन है, प्राकृतिक दृष्टि से जो संवेदनशील जगह है, उनको अधिसूचित किया जाता है। इसको वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक्ट उसके ऊपर लागू होता है। कनिमोजी जी ने अपना विषय यहाँ पर रखा था और उनका कहना था कि क्या वाइल्ड लाइफ एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इस बार तो हमने जो फॉरेस्ट राइट में जो उनके राइट्स हैं, जब तक उनका वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत उनको पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमने उनको संरक्षित करने के लिए ज़्यादा सुविधाजनक बनाया है। और मैं सदन में बधाई देना चाहूँगा, हमारी बीजेडी की जो सुलता देव जी थी, उनका कल मेड इन स्पीच था, लेकिन मैं इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेड इन स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखा। हम जानते हैं कि भारत में जो 17 बायोस्फीयर क्षेत्र करे हैं, उसमें उड़ीसा का जो हमारा सतकोशी का एरिया है, वो देश का सबसे संपन्न जैव विविधता का क्षेत्र है। और मैं ये मानता हूँ कि उड़ीसा जैसे प्रदेश में जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें जो हाथियों का कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसे ज़्यादा है। और मैं यहाँ सूचित करना चाहता हूँ कि सामान्यतः हाथी जो चलते हैं वो एक निश्चित रास्तों के ऊपर चलते हैं, जिन रास्तों से उनका नियमित आना और जाना रहता है। हमारा राज्य सरकारों को ये निर्देश रहता है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी अंतर्राज्यीय आवाजाही, क्योंकि जो पूरा मूवमेंट होता है, अगर हमारे ये झारखंड से बंगाल का मेदिनीपुर होते हुए पूरा उड़ीसा में, या हमारा पूरा हाथी का पुरलिया बांकुरा मेदिनीपुर होते हुए पूरा रूट है, तो नॉर्थ बंगाल में भी है, प्लस ये झारखंड का हमारे तो जयराम जी तो पूरा उस जंगल को मोटरसाइकिल पे घूमे, सारंडा के जंगल को, उधर से खरसवा सरायकेला होता हुआ
और वो जंगल हमने भी पूरा देखा है, हाथियों के रूट को भी हमने देखा है। और उस नाते भारत सरकार ने 2017 में एक दिशा निर्देश जारी किए थे और इसके लिए अंतर्राज्यीय समन्वय समिति बनाने का, क्योंकि जब तक अगर हम रूट पे नहीं रोकेंगे तो फिर वो उन गांवों में आकर के उत्पात मचाने का विषय रहेगा। और फरवरी 2021 और जून 2022 में भी वापस से हम लोगों ने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए गाइडलाइन निकाली थी। केरल के हमारे मित्र जॉन जो कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कहा कि टाइगर का क्या होगा, हमें तो सबको बचाकर रखने का विषय है। लेकिन मैं हमारे केरल के सांसदों को कहना चाहता हूं और मैं बार बार कहता हूं, आपकी सरकार भी है, वहां पर वाइल्ड लाइफ एक्ट का सेक्शन 11B है। मैं माननीय उपसभापति जी, चूंकि ये विषय बार बार आता है इसलिए मैं पढ़ना भी चाहता हूं। द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन or the authorized officer may, if he is satisfied that any wild animal specified in Schedule 2nd, Schedule 3rd or Schedule 4th has become dangerous to human life or to property, including standing crops or any land, or is so disabled or deceased as to be beyond recovery by order in writing, and stating in the reason therefore permit any person to hunt such animal or group of animals in a specified area or cause as such animal or group of animal in that specified area to be hunted। तो आपको पूरे राज्य में वर्मिन बोर करने की क्या जरूरत है? जिस क्षेत्र में नुकसान है आपको पावर है। फरवरी 2021 जून 2022 में हमने गाइडलाइन निकाली है। केरल सरकार ने 11 बार उसका प्रयोग किया है। आप बार बार ये विषय को उठाकर लोगों की सेवा नहीं करते, राजनीतिक विषय क्यों बनाते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अधिकार आपके अंतर्गत है, जिस अधिकार के लिए हमने गाइडलाइन निकाल रखी है, जिस अधिकार को हमने कानून के द्वारा दे रखा है, आप उस अधिकार का प्रयोग नहीं करते। राज्य की जनता को भी हम कहते हैं, क्यों आप इसका प्रयोग नहीं करते? जब सरकार की गाइडलाइन है, केवल हमारे को केवल भाषण देना है, केवल हमारे को केवल किसी भी विषय को गुमराह करना है। प्लीज नो जॉन, प्लीज जॉन नो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। और इसलिए मेरा माननीय उपसभापति जी सदस्यों से कहना है कि हमारा जो मुख्य विषय है, वन्य जीवों का भी संरक्षण होना चाहिए, स्थानीय समुदायों का भी संरक्षण होना चाहिए, और जो हमारे समुदाय लंबे समय से वहां पर रहते आ रहे हैं, अगर आज उसका प्रे एरिया जो हमारे प्रफुल्ल पटेल जी ने अपने भाषण में कहा, निश्चित रूप से हम जो भी जंगल है उसके प्रे एरिया की सबसे पहले जाकर के चिंता करते हैं। जब भी हम वाइल्ड लाइफ में जाकर के कोई भी मीटिंग जब वन अधिकारियों के साथ लेते हैं तो सबसे पहले हम प्रे एरिया देखते हैं। और आप ये मान के चलिए कि जिस जंगल में टाइगर रहेगा, जिस जंगल में लॉयन रहेगा, जिस जंगल में चीता रहेगा, अगर सभी हमारे वन्य जीवों का संतुलन रहेगा तभी रहेगा, क्योंकि ये नेचर का सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, और हमें प्रकृति का जो सिद्धांत है उसके हिसाब से ही हमको उसकी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, और हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से उसमें लगे हुए हैं। अयोध्या रामी रेड्डी जी ने उल्लेख किया कि कुछ प्रजातियां अनुसूचियों से गायब हैं। अनुसूचियों में संशोधन करने और प्रजातियों को जोड़ने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। हमारे पास, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, और बल्कि तो जयराम जी भी पर्यावरण मंत्री रहे हैं, इनका भी अच्छा योगदान रहा है। जो हमारे इंस्टीट्यूट है, चाहे हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और WII हो, चाहे हमारा ZSI हो, चाहे हमारा BSI हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके हमारा IIFM हो, ये देश के, और ये 2-3 इंस्टीट्यूट तो लगभग 100 साल पुराने हो गए हैं, और इनके पास जो संग्रह है, इनके पास जो कलेक्शन है, इनके पास जो विजडम है, और अभी हमारे कोयम्बटूर में भी एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्री जेनेटिक्स को लेकर के अच्छे काम कर रहे हैं। ICFRE जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट इस देश के पास है। तो ये सारे हमारे पास वैज्ञानिक जो हैं, हमारे साइंटिस्ट जो हैं, वो इसका मूल्यांकन करते हैं, समीक्षा करते हैं, और उसके हिसाब से हम इनको जोड़ने का काम करते हैं।
जी.के. वासन जी ने भी इस डिबेट में भाग लिया और उन्होंने वापस वर्मिन वाला विषय कहा और ये स्पष्टीकरण कहा कि इसको किस प्रकार से वर्मिन घोषित किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर जॉन ब्रिटस और जो वासन जी ने जो विषय उठाया उसका मैंने विस्तार से जवाब दिया है। हम एकदम से किसी प्रजाति को पूरे राज्य में से खत्म कर दे, जब पर्टिकुलर एरिया में आपके पास पावर है, आपके पास अधिकार है, पर्टिकुलर एक जानवर को भी कर सकते हैं, ग्रुप को भी कर सकते हैं, और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको भी संपत्ति के अंतर्गत माना है। तो मेरा मानना है कि राज्य सरकारों को अपनी विजडम के साथ, अपनी नीति निर्णय के साथ और सबसे ज़्यादा अपनी गरीब जनता के हक में त्वरित रूप से निर्णय लेने चाहिए। निर्णय लेने के लिए सरकारें चला करती हैं, जो केंद्र सरकार लेकर के दिखाती है, इसका भी अनुकरण करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अनिल हेगड़े ने जो फसल नुकसान के संबंध में विषय उठाया, अगर केवल मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में केवल मनुष्य का नहीं, उसका नुकसान के लिए भी हमने पूरी एडवाइजरी जारी करी है। जोशमणि जी ने अपने जो विषय में दावा न्यायाधिकरण के संबंध में मैं सूचित करना चाहता हूं कि उसमें भी जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या चोट लगती है तो हमारे पूरे एडवाइजरी में हमने पूरी राशि और उसको देने की एक व्यवस्था भी करी है। और रविंद्र कुमार जी ने अपने विषय को रखते हुए जो पालतू और बंदी हाथियों को एक अलग श्रेणी में शामिल करने के लिए सूचित किया है कि बंदी पशुओं को अलग से रखा जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें एक्ट में पूरा प्रोविज़न हम लोगों ने पूरे तरीके से किया है। महोदय, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरे तरीके से इस बात के लिए है कि देश में वन्य क्षेत्रों का दायरा भी बढ़े, और वन्य क्षेत्रों के दायरे को बढ़ाने के लिए मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप मुस्कुराइए मत, मैं नहीं, बहुत सारे सदस्यों ने ये कहा है कि हम अंधाधुंध परमिशन दे रहे हैं, हम बिना देखे हुए परमिशन दे रहे हैं, और हमारे जो केतकर जी जो कह रहे थे कि सरकार पूरे तरीके से जंगलों को कटवा रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सन 2004 से और 2014 तक 10 सालों में देश में 2,26,682 हेक्टर जो है ये डाइवर्ट हुआ, तो एवरेज ईयर जो है वो 28,372 हुआ, जबकि जो एनुअल जो कंपनसेटरी 22,668 हुआ, जबकि हमने अपनी सरकार के समय में 1,30,000 जो 2014 से 2022 तक 1,30,703 हेक्टर जो है वो हमारा डाइवर्ट हुआ, जो एनुअल है उनके 22,000 जो पिछले 10 साल था उसके मुकाबले में केवल 16,337 हुआ। तो हमने कम जंगल डाइवर्ट किया और ज़्यादा देश का विकास करा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, अगर 10 सालों का औसत देखा जाए तो 28,372 हेक्टर था, जो बढ़ करके केवल अगर एनुअल देखा जाए तो 37,845 हेक्टर हुआ है। तो हमने देश में जो ग्रीन कवर बढ़ाने का जो हमारा कमिटमेंट है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया है। राकेश सिन्हा जी ने हमारे इकोनॉमी, इकोलॉजी और एनफोर्समेंट के विषय को कहा, और निश्चित रूप से देश के इसको बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रफुल्ल पटेल जी ने एक और जो कहा कि नेशनल हाईवे और रास्ते के विषय में WII के साथ मिलकर, जयराम जी को ही पता है, कुछ अच्छे डिज़ाइन भी बनाए, और देश में पहला अच्छा प्रयोग पेंच में भी हुआ था जब हम ऊपर से हाईवे को लेकर के गए। अभी अलवर में सिरिस्का के पास भी एक ऐसा अध्ययन चल रहा है ताकि जो हमारे जानवर नीचे उनका जो एरिया है वो भी डिस्टर्ब ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक अगर आप जितना वन्य क्षेत्र में जाते हैं आपको प्रकृति के साथ उतना ही जानने का, सीखने का, स्वभाव का अवसर मिलता है। तो डिज़ाइन भी हमने इस प्रकार से कहा है कि हमारा पूरा फ्लोरा और फोना अव्यवस्थित ना हो, बल्कि अभी तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में हमने ये भी कहा है कि जो
तार निकाले जाते हैं, बाकी भी जो उपयोग किया जाता है, उसके जो मिटिगेशन मेजर्स है उसमें क्या तरक्की हुई, उसकी भी रिपोर्ट हमने मांगी है, ताकि जो हमने लक्ष्य तय करे थे जंगल के कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए, उन लक्ष्यों को पूरा किया गया नहीं किया गया, उसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बल्कि हमने रेलवे के साथ WII, रेलवे और पर्यावरण मंत्रालय साथ बैठे हैं। देश में जो 1800 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र हम लोगों ने पहचान करा है जहां से हाथियों का अधिकतम निकलने का रास्ता है, उनके डिज़ाइन को लेकर WII ने अपने कुछ सजेशन दिए, रेलवे ने कुछ जगह पे उसको प्रयोग के तौर पे भी आगे बढ़ाने की बात करी है। सुष्मिता जी ने अपने विषय को रखते समय ये कहा कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में क्यों नहीं संशोधन ले आए। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट नियोगा प्रोटोकॉल में एक अलग संधि के नाते हम लोग उस विषय को करते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा विषय है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, जिनके ABS राइट हैं, वो ABS राइट उनको एश्योर होकर कैसे मिले, सरकार उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, ये अलग संधि से है, दोनों का कुछ समानता है, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, और इसलिए उसमें पेटेंट, कॉपीराइट बाकी ज़्यादा है। अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट में देखा जाए तो जंगली जीवों का संरक्षण, उनका अवैध व्यापार, ये ज़्यादा है। तो दोनों में समानता होते भी अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं। उसी के साथ इंदु गोस्वामी जी, अब्दुल वहाब जी, कामाख्या प्रसाद जी और प्रियंका जी ने विषय उठाया था कि गुड़गांव में अरावली को लेकर के क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरावली को लेकर के पूरा जो वहाँ के ज़मीनों का पूरा एक सरकार, हरियाणा सरकार ने पूरा अधिग्रहण किया है, और इसको पूरे जोन को हम किस प्रकार से हरा भरा रखें, क्योंकि दिल्ली में जो राजस्थान के थार के मैदानों से भी जो हवा आती है या जो रेत आती है, उसके लिए अरावली एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो निश्चित रूप से काम चल रहा है। शंभू शरण जी, संजय जी के सीमा द्विवेदी जी ने अपने विषय रखे, अन्य भी सदस्यों ने विषय रखे हैं। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से बिल को रखते समय सदन की कंसेंसस करना जरूरी है। फिर भी जयराम जी, जो आपने आशंकाएं जताई है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसके लिए जो नियमों में जो ज़्यादा व्यवस्था है, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 38 का भी पालन करना है, उसको भी हम संरक्षित करके रखना चाहते हैं। हाँ, ये जल्लीकट्टू जी बालू जी ने कहा है, वो निश्चित रूप से तमिलनाडु की हमारी सांस्कृतिक परंपरा और उसका हिस्सा है, न्यायालय के भी निर्णय हैं, और हमारा मानना है कि इसमें निर्णयों का भी पालन होना चाहिए और उसके साथ साथ परंपरा का और संस्कृति का भी पालन होना चाहिए। दोनों का समन्वय बना करके रखा जाना चाहिए। मेरा इस सदन से अनुरोध रहेगा कि ये एक संवेदनशील विषय था, जिस पर प्रकृति, जन जीवन, जंगल और सबके बारे में हम लोगों ने बड़ी संवेदना के साथ विषय रखा है। और निश्चित रूप से जो कल मैं अपने विषय को दोहराना नहीं चाहता हूँ, साइटिस में इस बार जिस प्रकार से भारत ने अपनी उपलब्धियां करी है, आने वाले समय में भी हम दुनिया में जब पर्यावरण की बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल मिशन लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें इस देश का जंगल भी सुरक्षित रहे। और उसके साथ साथ मैं अपनी बात को अंतिम रूप देते समय कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने बर्ड्स की बात करी, और उसके लिए हमारे देश के वेटलैंड बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक रामासर ट्रीटी है, जिसके अंतर्गत अपने ऐसे वेटलैंड जिनको आप अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिला के संरक्षित करना चाहते हैं। भारत ने आज़ादी के 75वें वर्ष में देश की 75 वेटलैंड अब हमारी रामासर साइट्स में है, जो हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that the Wildlife Protection Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.